बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, लास्ट हम लोगों ने एसएन एंटरप्राइज वाला पास पेपर का क्वेश्चन कर लिया था, ठीक है। अच्छा, और हमने केस 1 और केस 2 और एसएन एंटरप्राइज हमारा केस 2 का क्वेश्चन था। ओवरहेड में लास्ट हमारा कंसेप्ट रह गया, दैट इज़ द केस नंबर 3, ठीक है। इस केस नंबर 3 में है क्या, और यहाँ पर केस नंबर 3 पढ़ने के बाद हमारा ओवरहेड का चैप्टर 100% कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमने 3-4 पास पेपर करने हैं इसके, ठीक है। एक पास पेपर मैं करवाऊंगा ताकि केस 3 को पास पेपर वाइज कैसे डील करना आपको आ जाए। बाकी सारे पास पेपर आपके हिस्से में होंगे, तो मैं रोज होमवर्क दूंगा, रोज आपसे पास पेपर डिस्कस करूंगा ताकि इंश्योर होता है कि आप लोग पास पेपर कर रहे हो। डन बच्चों। केस 3 है क्या? केस 3 को सर रिवाइज करने से पहले केस 1 क्या था? केस 1 का तो याद है। केस 1 में हमने क्या कहा था? केस 1 में हमारे पास मल्टीपल डिपार्टमेंट्स थे वर्सेस सिंगल प्रोडक्ट बना रहे थे। याद है कुछ? सिंगल प्रोडक्ट बना रहे थे। अगर मल्टीपल डिपार्टमेंट है और सिंगल प्रोडक्ट है तो सर मैक्सिमम जो क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है, मैक्सिमम एग्जामिनर जो पूछने वाला है वो क्या करेगा? OAR पूछेगा, पर मशीन आवर पर लेबर आवर 6 बेसिस के ऊपर पूछ लेगा। OAR पर मशीन आवर पूछेगा, ठीक है। ये OAR पर मशीन आवर आप लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? नंबर 1 प्राइमरी अपॉर्शनमेंट करेंगे प्लस सेकेंडरी, और सेकेंडरी को रीअपोर्शनमेंट कहते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी अपॉर्शनमेंट करके टोटल ओवरहेड्स आ जाएंगे। टोटल ओवरहेड को 6 बेसिस में से डिवाइड करेंगे तो सर आपका ये OAR पर मशीन आवर या लेबर आवर आ जाएगा। आ जाएगा? ध्यान तो कोई टेंशन। और अगर इसके ऊपर यूनिट में कन्वर्ट करना तो इसके ऊपर यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे। केस नंबर 2 में क्या था? केस नंबर 2 में हमारे पास सिंगल डिपार्टमेंट था वर्सेस प्रोड्यूसिंग, बोले, मल्टीपल प्रोडक्ट्स। वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स बना रहे थे। अगर ऐसा हो जाए कि हमारे पास सिंगल डिपार्टमेंट है और वो मल्टीपल प्रोडक्ट बना रहे हैं तो आपको पता है 2 सिनेरियो यहां से एग्जामिनर पूछ सकता है। नंबर 1, वो सिंगल OAR पूछ सकता है। सिंगल OAR जिसको ब्लैंकेट रेट भी कहते हैं, वो ये पूछ सकता है। सेकंड, वो प्रोडक्ट वाइज, सर डिपार्टमेंट वाइज नहीं है, प्रोडक्ट वाइज OAR पूछेगा। क्या है? प्रोडक्ट वाइज OAR पूछेगा। आपको पता है जो प्रोडक्ट वाइज OAR निकलता है वो तो OAR पर यूनिट पर डायरेक्ट आ जाता है, लेकिन जो सिंगल ब्लैंकेट रेट या सिंगल OAR रेट होता है ये OAR पर यूनिट पर नहीं आता, ये OAR पर मशीन आवर पर लेबर आवर पर आएगा। क्या बच्चों बात समझ आ रही है? ये OAR पर लेबर आवर पर आएगा, मुझे उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा OAR पर यूनिट पर। असल में अल्टीमेटली हमें OAR पर यूनिट ही चाहिए होता है। ये केस 1 और केस 2। अब केस 3 में क्या होने जा रहा है? सर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होंगे वर्सेस मल्टीपल प्रोडक्ट्स होंगे केस नंबर 3 में। अब चलते हैं अपने केस नंबर 3 में। यहां पर सर क्या होने वाला है? मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं जो कि मल्टीपल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। अब मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं और मल्टीपल प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो केस 3 सर कैसे है? केस 3 एक्चुअली द कॉम्बिनेशन ऑफ केस 1 एंड 2। केस 1 एंड 2 को दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? केस 3। तो केस 1 में चलते हैं, क्या क्या था सर? केस 1 में हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी अपॉर्शनमेंट थी, ऐसे ही है। फिर सेकेंडरी अपॉर्शनमेंट हमने 3 तरीके पढ़े। सेकेंडरी अपॉर्शनमेंट कैन बी डन बाय डायरेक्ट मेथड, बाय स्टेप डाउन मेथड, बाय साइमल्टेनियस या अलजेब्रिक मेथड, ऐसे ही है। इसका मतलब केस 1 में प्राइमरी और सेकेंडरी अपॉर्शनमेंट होती है। सर जब मेरे पास केस 3 आ जाएगा तब भी तो प्राइमरी और सेकेंडरी अपॉर्शनमेंट होगी ना? क्या ख्याल है? ये तो केस 1 वाला आ गया। अब केस 3 में करना क्या है? सबसे पहले अपने प्रोडक्ट वाइज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में और सेकेंडरी सर्विस डिपार्टमेंट में प्राइमरी अपॉर्शनमेंट करके सारे के सारे कॉमन एक्सपेंसेस को बांट देना है। बांट देंगे बच्चों, बांट देंगे। अच्छा,
हमने प्राइमरी पोर्शन में सारे के सारे कॉमन एक्सपेंसेस को सूटेबल बेस के ऊपर प्रोडक्शन और सर्विस डिपार्टमेंट को बांट दिया। फिर क्या किया, यहां से सर्विस डिपार्टमेंट के टोटल ओवरहेड्स थे उनको क्या किया, माइनस कर दिया। सर उनको क्या कर दिया, माइनस कर दिया। जब उनको माइनस कर देंगे वो सारे के सारे ओवरहेड्स कहां पर आ जाएंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आ जाएंगे। फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का ये फाइनल टोटल ओवरहेड्स आ जाएंगे। क्या यहां तक कोई मसला आया? ये केस 1 में हम ऐसा किया करते थे, ऐसे। फिर केस 1 में यहां पर एक फाइनल स्टेप परफॉर्म किया करते थे, ये टोटल ओवरहेड्स आ गए। टोटल ओवरहेड्स को ए की सूटेबल बेस से, बी को उसकी सूटेबल बेस से, सी को उसकी सूटेबल बेस से डिवाइड करते थे, तो ओएआर पर मशीन आवर पर लेबर आवर निकल आया करता था। क्या मेरी बात समझ आ रही है? ये केस 1 में हमारा फाइनल स्टेप हुआ करता था। अब हम कहां पर हैं, केस नंबर 3 में। तो सर केस नंबर 3 में सबसे पहले आपने क्या करना है, कॉमन एक्सपेंसेस को प्रोडक्ट वाइज बांट देकर प्राइमरी अपोर्शनमेंट कर लेनी है, फिर सेकेंडरी अपोर्शनमेंट कर लेनी है, फिर टोटल ओवरहेड फाइंड कर लेनी है। टोटल ओवरहेड तक पहुंच गए। ये तो टोटल ओवरहेड डिपार्टमेंट्स के आए हैं। ये टोटल ओवरहेड किसके हैं, चेक करो, डिपार्टमेंट ए बी सी के। क्योंकि आज हमारे पास मल्टीपल डिपार्टमेंट थे, तो दैट्स वाई हमने कॉमन एक्सपेंसेस को मल्टीपल डिपार्टमेंट में बांट दिया। और आज चेक करें, मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, और जब मल्टीपल प्रोडक्ट्स होती थी केस 2 में, तो क्या किया करते थे, जब मल्टीपल प्रोडक्ट्स होती थी तब भी कॉमन ओवरहेड को प्रोडक्ट वाइज बांटा करते थे। ऐसे ही है सर, अगर मल्टीपल डिपार्टमेंट हैं तो कॉमन ओवरहेड डिपार्टमेंट वाइज बांटे जाएंगे, और जब मल्टीपल प्रोडक्ट्स थी तो कॉमन ओवरहेड को प्रोडक्ट वाइज बांटा जाएगा। अब चेक करो केस नंबर 3 में मल्टीपल डिपार्टमेंट्स भी हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट्स भी हैं। इसका मतलब कॉमन एक्सपेंसेस को पहले डिपार्टमेंट वाइज बांटेंगे, फिर प्रोडक्ट वाइज बांटेंगे, है ना? कितनी अच्छी तकरीर हो गई है। ओके, समझ आई है? पता नहीं मैंने क्या कह दिया इतने जज्बात में आके, बताओ मैंने क्या कहा है सारा। जब मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होंगे तो कॉमन ओवरहेड्स को डिपार्टमेंट वाइज बांटेंगे, अगर मल्टीपल प्रोडक्ट्स होंगे तो कॉमन ओवरहेड्स को प्रोडक्ट वाइज बांटेंगे। ये सिंपल सा जनरल सा रूल बना लिया आप लोगों के लिए, आसानी के लिए। ध्यान बच्चों, और अगर मल्टीपल डिपार्टमेंट और मल्टीपल प्रोडक्ट्स नजर आ जाएं तो क्या करेंगे, तो सर सिंपल सी बात है, मल्टीपल डिपार्टमेंट है, पहले सारे कॉमन ओवरहेड को डिपार्टमेंट वाइज बांटेंगे। वो कैसे बांटेंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी से। सर जब हमने सारे के सारे कॉमन ओवरहेड को बांट दिया, क्या यहां से टोटल ओवरहेड ए बी सी के आगे। अब इन कॉमन ओवरहेड को, सर मान ले हम 2 प्रोडक्ट बना रहे हैं, हमारी चॉकलेट इंडस्ट्री है और हम 2 चॉकलेट बना रहे हैं, एक मार्स और एक बाउंटी। तो सर ये जो एक डिपार्टमेंट है, हमने क्या करना है, इसका खर्चा मार्स और बाउंटी में बांट देना है। हमने कहा ये प्रोडक्ट ए के जो टोटल ओवरहेड है ना, बताओ मार्स बनाने के लिए कितने ओवरहेड इस्तेमाल हुए और बाउंटी बनाने के लिए कितने ओवरहेड इस्तेमाल हुए। इस तरह बी के ओवरहेड को मार्स और बाउंटी में बांट देना, फिर सी के मार्स और बाउंटी में बांट देना। यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, केस 3 खत्म हो जाएगा। डन। जहां पर केस 1 एंड हुआ, उस टोटल ओवरहेड को अब प्रोडक्ट वाइज बांट देना है। और जब हम प्रोडक्ट वाइज भी ओवरहेड्स को बांट देंगे, तो चेक करो मल्टीपल प्रोडक्ट में यही होता है ना, ओवरहेड्स को प्रोडक्ट वाइज बांटना। और जब हम ओवरहेड्स को प्रोडक्ट वाइज बांट देंगे तो सर हमारा क्वेश्चन यहां पे खत्म हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? कोई टेंशन? तो जितने भी ओवरहेड आएंगे उनको नंबर ऑफ मार्क्स कितने बनाए उसे डिवाइड करेंगे, तो मार्क्स बनाने के ओवरहेड पर यूनिट आ जाएगा। बाउंटी कितनी बनाई, ओवरहेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बाउंटी प्रोड्यूस, तो ओवरहेड पर यूनिट आ जाएगा बाउंटी बनाने के लिए। तो एट द एंड जो हमारा आंसर निकलेगा सर, वो ओवरहेड, वो प्रोडक्ट वाइज, वो क्या निकलेगा, प्रोडक्ट वाइज ओवरहेड पर यूनिट निकलेगा केस नंबर 3 में। पता नहीं क्या समझाया मैंने। हाँ जी, हाँ जी। ये जो ओवरहेड है, ये मार्क्स और बाउंटी में परसेंटेज एग्जामिनर गिवन करेगा, उन परसेंटेज में बांटूंगा। वो कैसे बांट, हाँ
हाँ जी बिल्कुल। फिर जो मार्स के ओवरहेड आएंगे, इस ये वाला मार्स प्लस ये वाला मार्स प्लस ये वाला मार्स, ये मार्स के ओवरहेड हो जाएंगे। फिर बाउंटी के ओवरहेड्स को क्या करेंगे, जमा कर देंगे, तो मार्स के टोटल ओवरहेड्स आ गए। ये मार्स के टोटल ओवरहेड ये पड़े हुए, तो मार्स के टोटल ओवरहेड को नंबर ऑफ मार्स प्रोड्यूस से डिवाइड करूंगा तो मार्स के ओवरहेड पर यूनिट आ जाएंगे। कहानी क्लियर होगी। चलो अब मैं एग्जांपल मैं ही करवाऊंगा, पास पेपर आप लोग फटकाएंगे ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, ठीक है। वैसे अगर आप करना चाहते हो सवाल कर सकते हो। आपके पास 10 मिनट हैं, फटकाएं जरा जल्दी से इसको। आपके पास ये सारा क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 4, आपके पास ये कॉमन ओवरहेड्स हैं, ठीक है। आपके पास 2 डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 और एक सर्विस डिपार्टमेंट आ गया, ठीक है। और प्रोडक्ट ए 1500 है, बी 2400 है, ठीक है। और प्रोडक्ट ए डिपार्टमेंट 1 में 40% बन रहा है और प्रोडक्ट ए डिपार्टमेंट 2 में 30% बन रहा है। इस तरह प्रोडक्ट बी की इन्फॉर्मेशन। उसने कहा कैलकुलेट OAR पर यूनिट फॉर ईच प्रोडक्ट। क्या ये सारा क्वेश्चन पढ़ के पता चल सकता है केस 3 का सवाल है? कैसे पता चल रहा है? सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करें केस 1 2 3, ऐसे जिंदगी बड़ी आसान हो जाएगी आपकी। सर चेक करें कैसे पता चलेगा केस 2 का केस 3 का सवाल है। डिपार्टमेंट ज्यादा है, सर चेक करें प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी, डिपार्टमेंट भी मल्टीपल है, प्रोडक्ट भी मल्टीपल है, केस 3 का सवाल है। अगर ये आइडेंटिफाई कर लेते हो ना, क्वेश्चन को प्लान करना, क्वेश्चन को स्टार्ट और एंड करना आपके लिए हलवा हो जाएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करो, फिर मैं करवाता हूँ। पहले आप लोग करें फिर मैं करवाता हूँ। तो याद रखिएगा कीमती बात कि क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन का प्लान बनाना और उसके बारे में जानना, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। प्लान बन गया क्वेश्चन खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। जी बच्चों, उम्मीद है कि आप लोगों ने कुछ ना कुछ तो कर ही लिया होगा। तो कहाँ तक कर लिया आप लोगों ने? प्राइमरी पोर्शन में डन, सेकेंडरी भी कर रहे हो, चलो ठीक है। फिलहाल प्राइमरी तक देखते हैं। चलें जी आ जाएं जरा। रिक्वायरमेंट पढ़ लें। सर रिक्वायरमेंट क्या है? कैलकुलेट OAR पर यूनिट फॉर ईच प्रोडक्ट। आपको पता है सेकंड केस और थर्ड केस में डायरेक्ट OAR पर प्रोडक्ट निकलता है, OAR पर यूनिट फॉर ईच प्रोडक्ट। तो ईच प्रोडक्ट अब जब भी आ जाए तो इसका मतलब या तो केस 2 है या तो केस 3 है। केस 2 कब होगा? जब सिंगल डिपार्टमेंट है। केस 3 कब होगा? जब मल्टीपल डिपार्टमेंट्स आ जाए, ठीक है। और अगर केस 3 आ जाए तो सबसे पहले प्राइमरी और सेकेंडरी पोर्शनमेंट करनी है। सबसे पहले सर प्राइमरी पोर्शनमेंट कर लेते हैं। पहला कॉमन एक्सपेंस कौन है? इनडायरेक्ट लेबर 80,000। इनडायरेक्ट लेबर 80,000, उसको किस बेस के ऊपर बांटेंगे बच्चों? किस बेस के ऊपर बांटेंगे? अच्छा, यहाँ पर टोटल डायरेक्ट लेबर आवर, तो इनडायरेक्ट लेबर इंसान है तो उनको इंसानों की बेस लेबर आवर की बेस के ऊपर 2500 और 7500 इस रेशियो पे बांट देंगे। इनका जरा टोटल करें, टोटल क्या बनता है? 10,000। इसका मतलब ये सम ऑफ रेशियो आ जाएगी 10,000, ठीक है। चलें जी बांटते हैं। इनडायरेक्ट लेबर, ये इनडायरेक्ट लेबर आ गया, ठीक है जी। अच्छा जी, और इसकी जो सूटेबल बेस बनेगी वह क्या बनेगी? डायरेक्ट लेबर आवर बनेगी। तो ठीक है, डायरेक्ट लेबर आवर बन गई। और टोटल कितना था हमारे पास? टोटल हमारे पास था ये 80,000, ठीक है। 80,000 आ गया, ठीक है। अच्छा जी, PD1 में बताएं कितना आंसर आता है? PD1 में एलोकेट करेंगे, बताएं कितना आता है? कितना आ गया? 20,000। ये मुझे सॉल्व करने की जरूरत तो नहीं है। और PD2 में 60,000। नहीं, अच्छा ठीक है। SD1 में कुछ भी नहीं जाएगा, यहाँ पे SD1 में कुछ भी नहीं गया, ठीक है। कैसे कैलकुलेट किया होगा? 25 डिवाइडेड बाय 100 या 2500 डिवाइड बाय 10,000 मल्टीप्लाई बाय 80,000, तो 20,000 आ गया। अगले का 60,000 आ गया। सेकंड देखें कॉमन एक्सपेंस क्या है? रेंट एंड रेट्स आ गया, ठीक है जी। अच्छा जी, रेंट एंड रेट्स टोटल अमाउंट कितनी है? 70,000। ये 70,000 आ गई। रेंट एंड रेट्स के लिए सर सूटेबल बेस उठाएंगे क्या है? रेंट एंड रेट्स तो एरिया यूटिलाइज आ जाएगा 40%, 50% और 10%। तो एरिया यूटिलाइज हमारे पास सूटेबल बेस बन गई। तो एरिया यूटिलाइज कितनी थी? 10%। पहला वाला आंसर क्या आ जाएगा? 28,000, फिर 35,000, 7। ये प्राइमरी पोर्शनमेंट ही चल रही है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। तीसरा एक्सपेंस आ गया इंश्योरेंस एक्सपेंस, ठीक है जी। इंश्योरेंस एक्सपेंस हमारे पास आ गया हाउ मच टोटल अमाउंट? 50,000। तो 50,000 यहाँ पर आ गया, ठीक है जी। अच्छा जी, इंश्योरेंस एक्सपेंस के लिए सर सूटेबल बेस उठाएं।
इंश्योरेंस एक्सपेंस के सूटेबल बेस के ऊपर डिवाइड करूंगा जी। इंश्योरेंस कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग के ऊपर आएगी, ठीक है, या कॉस्ट के ऊपर आएगी। तो बिल्डिंग तो है ही नहीं है, तो कॉस्ट की और कौन सी चीज गिवन है, एसेट की कॉस्ट गिवन, कॉस्ट नहीं है तो नेट बुक वैल्यू से काम चला लेंगे। कितना 550, 4,50,000, टोटल कितना बन गया 1 मिलियन बन गया। ऐसी है तो PD1 की रेशियो क्या बनेगी 550 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 50,000, ये PD1 का आंसर आ जाएगा। क्या आता है? अच्छा जी, बेस लिख लें जरा। नेट बुक वैल्यू ऑफ एसेट बनेगी, पहले का आंसर क्या आता है 27,500, तो 27,500। सेकेंड वन इज 20,000, थर्ड वन 25,000, 2500, बस इतना नैना सा खर्चा है इसके हिस्से में। ठीक है जी, अगला करते हैं जनाब पावर एक्सपेंस। पावर एक्सपेंस में आ जाए और 1,20,000 को बांटना है। ठीक है, पावर के लिए सूटेबल बेस ढूंढने सर, पावर के लिए सूटेबल बेस, पावर के लिए सूटेबल बेस क्या आएगी मशीन आवर। तो मशीन आवर कितनी है 4500 और 5500, टोटल कितना बना 10,000, तो टोटल बन गया 10,000। तो रेशियो बनेगी 4500 डिवाइड बाय 10,000 और मल्टीप्लाई बाय 1,20,000। अच्छा जी, तो मशीन आवर आ गई इसमें। मशीन आवर PD1 का आंसर बताएं 54,000 और 66, खत्म। ठीक है, आगे चलते हैं। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पे आ जाए। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हाउ मच अमाउंट 1,00,000 और डेप्रिसिएशन के लिए सूटेबल बेस क्या होगी यही नेट बुक वैल्यू ऑफ एसेट ही रहेगी। ठीक है, नेट बुक वैल्यू ऑफ एसेट ही रहेगी। तो ठीक है, नेट बुक वैल्यू ऑफ एसेट ही रहेगी। PD1 का आंसर बताएं 55,000 आ गया, 55,000 आ गया। तो बेहतर यह है कि जब आप सोल्यूशन देख रहे होंगे तो ये क्वेश्चन जो है ये आपकी नज़रों के सामने हो। ठीक है, क्वेश्चन नज़रों के सामने होगा तो सोल्यूशन के ऊपर रहना और सोल्यूशन को साथ साथ समझना आसान होगा और रेशियोज को कैलकुलेट करना भी आसान हो जाएगा। तो पहला आ गया 55,000, दूसरा 40,000 और तीसरा 5,000। ये प्राइमरी पोर्शनमेंट डन हो गई सर, प्राइमरी पोर्शनमेंट खत्म होगी। आप क्या कर देंगे इनका टोटल कर देंगे, करें जरा टोटल। PD1 कितना आया 184,500 और बीटा 221,000 और SD1 14,500 आ गया। डन, क्लियर। अच्छा, ये हमारी प्राइमरी पोर्शनमेंट होगी। अब बारी आ गई किसकी सेकेंडरी पोर्शनमेंट। ठीक है, अब सेकेंडरी पोर्शनमेंट के लिए पढ़ें कि उसने क्या हिंट दिया हुआ है कि सेकेंडरी पोर्शनमेंट कैसे करनी है। पॉइंट नंबर 1 पढ़ें, ओवरहेड ऑफ SD आर अपोर्शन टू मशीन आवर। ठीक है, कहता है जो सेकेंडरी पोर्शनमेंट करनी है वो किस बेस के ऊपर करनी है मशीन आवर की बेस के ऊपर करनी है। ठीक है, चलें जी आ जाए जरा। मशीन आवर कितने हैं, मशीन आवर कितने हैं 4500 और 5500। इस बेस के ऊपर हमने क्या करनी है सेकेंडरी पोर्शनमेंट करनी है। डन बच्चों। अच्छा आ जाए, 14,500 है तो यहां से इसको क्या कह दें अल्लाह हाफिज कह दें। तो यहां से क्या हो जाएगा 14,500, 14,500 यहां से माइनस हो जाएगा। ठीक है, और किसको बांटने लगे हम, किसको बांटने लगे SD1 को बांटने लगे। और किस बेस के ऊपर बांटने लगे हैं मशीन आवर की बेस के ऊपर बांटने लगे हैं। और टोटल लिखने की जरूरत नहीं है, 14,500 से बांटने लगे। चलें जी बच्चों, बांटो 4500 डिवाइडेड बाय 10,000 मल्टीप्लाई बाय 14,500। बताएं ए में कितने पैसे आएंगे 6525 और 2 में 7975। बच्चों एक दो बच्चे ना कैलकुलेशन करते रहा करें ताकि ना आंसर कंफर्म हो जाए।
ये नो हम सारा सवाल कर लें, पता चले सवाल अल्लाह हाफिज हो गया। ठीक है, अच्छा जी। अब सर सर्विस डिपार्टमेंट का साथ सलूक किया हुआ, सर्विस डिपार्टमेंट 0 हो गया। ठीक है, सर्विस डिपार्टमेंट हमारा हो गया 0, तो इसको तो कर दें 0। ठीक है, और यहां से कर लें टोटल के एस PD1 और PD2 का टोटल क्या आया, और ये हमारे पास आ जाएंगे टोटल ओवरहेड्स आ जाएंगे, टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड्स आ जाएंगे, टोटल प्रोडक्शन या फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट आ जाएगी 191025। और सर PD2 का आंसर क्या है 228975, 228975। यहां तक कोई टेंशन। ये था हमारे पास कॉमन ओवरहेड्स को हमने डिपार्टमेंट वाइज एलोकेट कर दिया, जो कि हम केस 1 में किया करते थे। अब यहां से केस 2 स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, अब मैं आपको अब यहां से ना 2 रास्ते हैं, यहां से क्या है 2 रास्ते। नंबर 1 रास्ता आसान है लेकिन उसमें फॉर्मेट नहीं होगा। नंबर 1 रास्ता क्या है, आसान है लेकिन उसमें फॉर्मेट नहीं होगा। फिर वही चीज करवाऊंगा जिसका फॉर्मेट नहीं है, फॉर्मेट के साथ अगर हमने करना हो तो कैसे करेंगे। ये जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया इसको कहते हैं FOH डिस्ट्रीब्यूशन शीट। ये जो फॉर्मेट देख रहे हो इस फॉर्मेट का नाम क्या था है FOH डिस्ट्रीब्यूशन शीट। तो FOH डिस्ट्रीब्यूशन शीट में हम कॉमन ओवरहेड को एलोकेट करते हैं सूटेबल बेस के ऊपर, फिर टोटल, फिर आगे डिपार्टमेंट वाइज। ये जो डिजाइन है इसको FOH डिस्ट्रीब्यूशन शीट का नाम कहते हैं। ठीक है, अब जो आगे एक सवाल चलाऊंगा, आप क्या करना है, इन कॉमन ओवरहेड्स को प्रोडक्ट में बांटना। प्रोडक्ट को बांटने का एक डायरेक्ट तरीका जो कि अभी करवाऊंगा, और एक फॉर्मेट वाला तरीका फॉर्मेट से करवाऊंगा। ठीक, जैसे कि मैंने ऊपर फॉर्मेट बनाया, दोनों तरीके से करवाऊंगा। फिर एट द एंड हम बैठ के फाइनल कर लेंगे कि आपको किस तरीके से आगे चलना है। आप कहेंगे सर डायरेक्ट तरीका ज्यादा समझ आ गया, गो फॉर डायरेक्ट तरीका। आप कहेंगे सर फॉर्मेट वाला थोड़ा सा बेहतर, फॉर्मेटिंग बनी हुई है, गो फॉर फॉर्मेट वाला तरीका। ठीक है, ये एट द एंड हम फाइनल करेंगे। मैं एक ही अब सवाल को 2 तरीके से करवाने वाला हूं, एक डायरेक्ट और एक फॉर्मेट के जरिए। ठीक है, डायरेक्ट वाला लॉजिकली आसान है। ठीक है, फॉर्मेट वाले में हो सकता है थोड़ा सा दिमाग चकराए, लेकिन फॉर्मेट एक बार तो बस सीख लेंगे वो भी आसान हो जाएगा। सर लॉजिकली बात करते हैं, क्या मैं कॉमन ओवरहेड को डिपार्टमेंट वाइज बांट चुका? रिक्वायरमेंट पड़े मुझे पहुंचना कहां तक, मेरी मंजिल क्या है, मेरी मंजिल क्या है, OAR पर यूनिट फॉर ईच प्रोडक्ट। इसका मतलब मुझे OAR तो प्रोडक्ट का चाहिए, और अभी तक देखें मैं कहां तक, मेरा स्टेशन, मेरी ट्रेन कहां तक पहुंची है, मेरी स्टेशन तो गाड़ी OAR डिपार्टमेंट वाइज पे रुकी हुई है। अब मुझे क्या करना है, इन डिपार्टमेंट वाइज ओवरहेड को बांटना है किसमें, प्रोडक्ट में। अच्छा, मैं कौन कौन सी प्रोडक्ट बना रहा हूं, प्रोडक्ट कौन सी बना रहा हूं, A बना रहा हूं, और प्रोडक्ट कौन सी बना रहा हूं, B बना रहा हूं। क्या मेरी बात समझ आ रही है, कोई मुश्किल? इस प्रोडक्ट A को जो मैं बना रहा हूं, ओवरहेड ऑफ PDs आर अपोर्शन, ये जो PDs की अपोर्शनमेंट होनी है, ओवरहेड ऑफ PDs आर अपोर्शनड इनटू किसमें, प्रोडक्ट्स में, इनटू प्रोडक्ट्स में। और कौन सी प्रोडक्ट्स में, A एंड B में। कहता है अब जो तुम्हारे पास ये 191025 ओवरहेड आ गए, इनको बांट दो किसमें, प्रोडक्ट में। और सर किस रेशियो में, कहता A जो है PD1 में 40% है और PD2 में 30% है। क्या मेरी बात समझ आ गई? इसका मतलब PD1 में टोटल खर्चा कितना है, 191025। इस PD1 में 2 प्रोडक्ट का हिस्सा पड़ा हुआ है। सर एक प्रोडक्ट A का हिस्सा पड़ा हुआ है और एक प्रोडक्ट B का हिस्सा पड़ा हुआ है। बात समझ आ रही है? ये जो ओवरहेड है इसमें 2 प्रोडक्ट का हिस्सा पड़ा हुआ है, A का और B का। अच्छा, A का हिस्सा कितना पड़ा हुआ है, ये जो PD1 है सर, इसको इस तरह देख लें। अगर आपकी नजर चकरा रही है सर, ऐसे देखिए, तो ऐसे ऐसे करके देखें जरा। PD1 में 40% A है और 60% B है, तो कह सकता हूं PD1 में 40% A है और नहीं यार, पीछे 60 होना चाहिए, 100 बनाना है यार, 40 और 60। हाँ, ऐसा ना कर, मैं एकदम के लिए कंफ्यूज हो गया था। हाँ डन बच्चों, ठीक है। अच्छा, अब 191025 का 40% ए क्या आता है,
76410। सर इसमें से बी का हिस्सा कितना आएगा? 114615। अच्छा यहां तक कोई टेंशन हो? क्या हम कॉन्सेप्चुअली सही चल रहे हैं? सर सही चल रहे हैं। अब ये जो डिपार्टमेंट 2 है सर, इसमें भी दो प्रोडक्ट का हिस्सा है ना, प्रोडक्ट ए का हिस्सा है और प्रोडक्ट बी का हिस्सा इसमें भी। क्या मेरी बात समझ आ रही है? सर अब चेक करें, डिपार्टमेंट 2 को पढ़ें। प्रोडक्ट डिपार्टमेंट 2 में 30% ए का हिस्सा है, 70% बी का हिस्सा है। इसका मतलब इन पैसों में 30% ए का हिस्सा है और इन पैसों में 70% बी का हिस्सा है। जरा बांट के आंसर बताएं क्या आते हैं? 160283 और ए का आंसर क्या आता है? 68692। क्या मेरी बात यहां तक क्लियर हो गई? सर यहां तक कोई क्लियर हो गई? सर कोई टेंशन? अच्छा अब हमारा फाइनल स्टेप आ गया। नाउ गेम्स इज ओवर। हमें रिक्वायरमेंट में क्या चाहिए था सर? हमें रिक्वायर्ड क्या था? हमें रिक्वायर्ड क्या था? हाँ, डिपार्टमेंट ए कैलकुलेट करो ओ ए आर पर यूनिट। सर ऐसे ही है। सर ए का टोटल ओवरहेड कैसे आएगा? सर ए का ओवरहेड कैसे आएगा? दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस। क्या मैं समझा पा रहा हूं? दिस प्लस दिस दोनों को ऐड करो, ए का ओवरहेड आ जाएगा टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स। टोटल यूनिट्स। तो टोटल ओवरहेड कितने आ गए? 145,102। और टोटल ए कितने बनाए? चेक करो, ए कितने बनाए हैं सर? ए कितने बनाए हैं? 1500 बनाए हैं। तो इसको डिवाइड कर दूंगा 1500 से। आंसर बताओ क्या आता है? रुपीस 96.74 पर ये क्या लिख दिया मैंने? 96.74 पर यूनिट। एक ये फाइनल आंसर आ गया मेरे पास। ठीक है, ये फाइनल आंसर। इसी तरह प्रोडक्ट बी के लिए आ जाए, हमें उसके लिए भी ओ ए आर पर यूनिट कैलकुलेट करना है। ठीक है, अच्छा अब बी के लिए जो कैलकुलेशन करेंगे, अब बी के लिए इन दोनों ओवरहेड्स को ऐड कर दें। बताएं टोटल ओवरहेड कैसे कितने आएंगे? 274,898 डिवाइडेड बाय, और बनाए कितने प्रोडक्ट बी? 2400। तो सर डिवाइड कर देंगे 2400 से, एंड द आंसर इज 114.54 पर यूनिट। ये फाइनल आंसर आ जाएगा। नाउ द गेम इज ओवर। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। यहां तक कोई टेंशन? हाँ, ये वाली मशीन आवर, इसकी रेशियो क्या होगी? सर इसकी रेशियो ये वाली है, ये मशीन आवर 4500 डिवाइडेड बाय 10,000 मल्टीप्लाई बाय किधर गया ये 14,500। तो ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, मशीन आवर की बेस के ऊपर बंट है ना इसको। अच्छा जी सर, क्वेश्चन हो गया डन। ये था मेरा डायरेक्ट तरीका। अब इसी वाले पोर्शन को मैं सॉल्व करवाऊंगा किससे? एक फॉर्मेट वाले तरीके से। किस वाले हिस्से को वाला? सर ये वाला हिस्सा, ये जो मैंने ये वाला हिस्सा करवाया ये वाला। अब इसी को एक फॉर्मेट वाले तरीके से करवाता हूं। ठीक है, लेट्स सी, फिर मुझे बताना कि कौन सा वाला तरीका ज्यादा सूटेबल है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसी को सॉल्व करना, लेकिन फॉर्मेट के तरीके से। अच्छा कोई फॉर्मेट वाले तरीके से डरे ना यार। ये जो मैंने ऊपर एफ डिस्ट्रीब्यूशन शीट बनाई है ना, यही फॉर्मेट दोबारा कॉपी करूंगा, उसे अपोर्शनमेंट करूंगा सिर्फ मैं। चेक करें कैसे। अब मुझे अपोर्शनमेंट किसकी करनी है? अब मुझे ओवरहेड की अपोर्शनमेंट करनी है टूवर्ड्स प्रोडक्ट। ठीक है, ये जो टोटल ओवरहेड्स आए, मान लिया कॉमन एफर्ट्स हैं और इनको प्रोडक्ट 40 और 60, 30 और 70 के रेशियो में इन ओवरहेड को प्रोडक्ट पे बांटना है। ठीक है, तो कैसे करूंगा? यही वो वाला फॉर्मेट है जो हमने ऊपर बनाया था।
एलोकेशन बेस टोटल, और यहां पर क्या आ जाएगा, डिपार्टमेंट नहीं, प्रोडक्ट, हाँ जी, प्रोडक्ट ए आ जाएगा और साथ में क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट बी आ जाएगा, सही है। और SD1 की क्या हो जाएगी, छुट्टी हो जाएगी सर, वो छुट्टियों में चला गया, डन, क्लियर। अच्छा, अब सबसे पहले हमें क्या करना है, PD1 के ओवरहेड को बांटना है, इसको 191025 को बांटना है, ठीक है। चलें सर इसको बांटते हैं। तो एलोकेशन में सबसे पहले नंबर किसका लगा, PD, ओहो इसको क्या हो गया, एलोकेशन में सबसे पहले नंबर किसका लगा सर, लॉटरी किसकी निकली, PD1 की। सर PD1 की टोटल अमाउंट कितनी है, नजर आ रही है आपको, ये आ रही है 191,025। यार जिस तरह हम रेंट को बांटते हैं ना, आज PD1 को बांटने लगे, किन में बांटना है, ए और बी में, तो ए और बी जिनमें बांटना वो इधर आ गए, और जिनको बांटना है सर वो इधर आ जाएंगे, रेंट, बिजली, इनकी तरह, डन बच्चों। अच्छा, अब PD1 की बेस क्या है सर, PD1 की बेस क्या है, अब यहां से चेक कर लेते हैं, सवाल से सेट करवाऊंगा। PD1 की बेस क्या है सर, A 40 है, B 60 है, तो लिख लें बस, A 40% और B 60%। A कितना आ गया, 40% रेशियो, और B कितना आ जाएगा, 60% आ गया, ठीक है। तो चल सर बांट दें, 191024 का 40% ले, आंसर कितना आ जाएगा सर, 40% ले, आंसर कितना आ जाएगा, हाँ जी बिल्कुल सही कहा आपने। आंसर ऊपर वाला चोरी कर लेते ना हम, ये वाला, ये किया ही हुआ हमने, 76410, और सर 60% ले तो क्या जाएगा 11। ओ ये क्या हो रहा है, तो ना टच वाली स्क्रीन का ये बड़ा मसला है, थोड़ा सा भी टच करें ज़्यादा टच हो जाता है। अच्छा जी बच्चों, अच्छा 1, हेलो हाउ आर यू, ये शरारतें कर रहा है मेरे साथ यार, भाई टाइम नहीं इतना शरारतों का। 114615 बच्चे यहाँ तक डन। अच्छा अब क्या करना है, PD2 को बांटना है सर, PD2 को बांटते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 हाजिर हो जाएं सर, वो टोटल कितना उनका 228975, तो टोटल कितना 228975 सर। रेशियो क्या है उनकी, क्वेश्चन से जाके देखते हैं, यहां से नहीं चोरी करनी, क्वेश्चन से चोरी करेंगे। 30-70, तो सर 30% A है और 70% B है, तो सर 2289 का 30% ले लें, है बच्चों की कैलकुलेशन ज़बानी हो गई हैं, हाँ हाँ बच्चे कैलकुलेटर ही बन गए हैं, नजर लग जाती है यार फौरन से। अच्छा जी आंसर क्या था, अच्छा जी तो सर आंसर आ गया 68692, और फिर 2289 का 70% ले तो आंसर आ गया 160283। सर यहाँ तो कोई मसला नहीं है, चलो जी नौ जिंदगी बिकम आसान। अब क्या करें, इनका टोटल कर लो, ए का टोटल कर लो, ठीक है, और जब ए का टोटल किया तो ए का टोटल आएगा 145102, और बी का टोटल आएगा 274898। तो ये हमारे पास अब आगे टोटल ओवरहेड्स, क्या आगे टोटल ओवरहेड्स आ गए हमारे पास, टोटल ओवरहेड्स आ गए, डन। अब ये टोटल ओवरहेड आगे चेक करें प्रोडक्ट ए के और प्रोडक्ट बी के, तो प्रोडक्ट वाइज टोटल ओवरहेड आ गया सर, इसको डिवाइड कर देंगे किससे, नंबर ऑफ यूनिट से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो सर इसको डिवाइड कर देंगे, इनको डिवाइड कर देंगे यूनिट से, तो ए कितने बनाए थे 1500 और बी कितने बनाए थे 2400, ठीक है। तो यहां पर डिवाइड करने के बाद सर आंसर हमारे कदमों में, सर महबूब कदमों में आए या ना आए, आंसर कदमों में आ जाएगा इंशाल्लाह, सही है। अच्छा या हम महबूब के कदमों में ठीक है। एक आंसर क्या आया ₹96। आगे सर महबूब होना चाहिए, कदमों की टेंशन नहीं है। क्या कह रहे हो, आपका महबूब आई क्या है, बड़ा डाटा महबूब रखा है वैसे अच्छी बात है, वो आप बहुत बार बुलाता है, ठीक है। अगर ऐसे महबूब रखे हो ना तो बच्चों ब्रेकअप ही अच्छा, ठीक है
ठीक है, उनको हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज सर। 114.54, ठीक है। अब ये जो हमने कैलकुलेशन की, तो देखो हमने लॉजिकली ऐसे किया, और सर अगर हम फॉर्मेट वाइज चले तो देखिए आंसर वही है 96.74, 96.74, कैलकुलेशन वही है, नहीं बात थोड़ी सी फॉर्मेटिंग डिजाइनिंग फर्क है। अब बताएं सर, जब आप केस 3 में आएंगे तो ए वाले तरीके से जाएंगे या बी वाले फॉर्मेट वाले तरीके से जाना चाहेंगे? बी वाले से। चलो सर बी वाले से चल जाए, मुझे कोई टेंशन नहीं है, सही है। चलो सर केस 3 डन। सर यहां से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ओवरहेड डन हो गया। अब हम जल्दी से एक पास पेपर का क्वेश्चन फड़काएंगे, ठीक है। आधा फड़का लेंगे, आधा आपके हिस्से में चल जाएगा। अब पास पेपर वाला क्वेश्चन कौन सा करना है? लेट मी टेल। पास पेपर में बच्चों अपने क्वेश्चन करना है केस 3 का, स्प्रिंग 2016 क्वेश्चन 5, और हमारे वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाए जरा, अभी सॉल्व करते हैं, जितना सॉल्व हो जाए तो ठीक है, बाकी इंशाल्लाह घर से देख लेंगे। और ये होमवर्क में दिया था ना, ठीक है। अल्फा लिमिटेड वाला तो डन है। आगे चले क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 12 सर ये क्वेश्चन नंबर 12 आ गया। ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है स्प्रिंग 2016 क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, ओमेगा इंडस्ट्री लिमिटेड वाला। सर ये केस 3 वाला सवाल है, केस 3 वाला सवाल है। ये अभी मैं क्लास में डिस्कस करूंगा जितना हो जाए, ठीक है, बाकी आपका होमवर्क होगा, ठीक है। ये तो मैं क्लास में भी करवाऊंगा, ठीक है, बाकी रिमेनिंग पार्ट आप लोगों का होमवर्क होगा। इसके अलावा जो आप लोगों ने घर से करके आना है, क्योंकि इसमें ना सर में अप्लाइड प्रोडक्शन ओवरहेड की कैलकुलेशन और अंडर और ओवर एब्जॉर्ब प्रोडक्शन ओवरहेड, ये अंडर एब्जॉर्ब पहली मरतबा यहाँ पे आने वाला है पास पेपर में, ठीक है। क्या अंडर और ओवर एब्जॉर्ब का कंसेप्ट मैं दे चुका था स्टार्टिंग में देख चुका था ना। 3 तरह के ओवरहेड होते हैं, बजटेड, अप्लाइड और एक्चुअल। और अंडर और ओवर अप्लाइड किन दो के मुकाबले से आता है? अप्लाइड ओवरहेड और एक्चुअल ओवरहेड के मुकाबले से आता है। तो यहाँ पे ये वैरायटी इज दैट स्टेप, ये मैं सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो आपके हिस्से में आज होमवर्क आएगा, सर ये होमवर्क लाजमी करना है वरना टांगे तोड़ देनी मैंने आपकी। सर आप रेडी हैं टांगे तोड़वाने के लिए? पहला सवाल जो आपके हिस्से में आएगा सर, ये ब्राइट लिमिटेड वाला 21 स्प्रिंग 21 क्वेश्चन 5। सर ये होमवर्क है, देखो मैंने भी लिख लिया, सही है। एक ये क्वेश्चन आपके होमवर्क में आएगा, और एक और जो तकरीबन रिसेंटली तो नहीं है लेकिन रिसेंटली के करीब ही है, फैसल एंटरप्राइज वाला स्प्रिंग 2023 क्वेश्चन नंबर 9 फैसल एंटरप्राइज। मुश्किल सवाल नहीं है सर, ये भी केस 3 का सवाल है और ये भी होमवर्क में जाएगा। ये 2 सवाल आप लोगों ने होमवर्क में लाजमी करके आने, कर लेंगे कोई मसला। अभी ओमेगा लिमिटेड मेरे साथ करते हैं, मिलजुल के करते हैं, ठीक है। ओमेगा लिमिटेड में आ जाए। सबसे पहले जब भी ओवरहेड का क्वेश्चन आ जाए तो केस 1 केस 2 केस 3 कोई चीज नहीं है, ये कोई चीज नहीं है, बस ये चीजों को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने के लिए सेपरेट की हुई है ताकि आप क्वेश्चन को समझ लें, क्वेश्चन की जो सारी की सारी कैलकुलेशन है वो माइंड में लेके आ सके। ओमेगा इंडस्ट्रीज लिमिटेड प्रोड्यूस 2 प्रोडक्ट। सर प्रोडक्ट आ गया, जैसे 2 प्रोडक्ट के नाम सुने अल्फा और बीटा के तो मेरा फौरन माइंड अलर्ट हो जाए, भाई या तो केस 2 आ गया या तो केस 3 आ गया। अगर तो सिंगल डिपार्टमेंट आ गया तो केस 2, मल्टीपल डिपार्टमेंट आ गए तो केस 3। आगे बढ़ते हैं। दिस प्रोडक्ट आर प्रोसेस थ्रू फैब्रिकेशन एंड फिनिशिंग डिपार्टमेंट, क्वालिटी कंट्रोल एंड लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट। सर 4 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आ गए, सॉरी 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आ गए और 2 सर्विस डिपार्टमेंट आ गए। यानी कि ये एक सीन क्या बन गया, मल्टीपल प्रोडक्ट वर्सेस मल्टीपल डिपार्टमेंट, केस 3 आ गया। और अगर केस 3 आ जाए तो सर ये वाली कहानी आपके माइंड में पक्की याद हो, पक्की याद हो। क्या करना है, कॉमन एफओएच को पीडीज में और एसडीज में बांटो, फिर एसडी को 0 करो, फिर डिपार्टमेंट के जो टोटल ओवरहेड है उनको प्रोडक्ट वाइज बांटो, फिर उन प्रोडक्ट वाइज ओवरहेड को ओएआर में पर यूनिट में कन्वर्ट कर लो। बात समझ लगी? चलो सर यही करना है आप। अच्छा जी, कहता ओएल एलोकेट प्रोडक्शन ओवरहेड टू अल्फा एंड बीटा। ये क्या कह रहा है, ये कौन सी इंफॉर्मेशन दे रहा है?
OL allocate production overhead to alpha and beta at a predetermined rate रुपीज 1300 एंड 1500 पर यूनिट। चेक करें जरा सर, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि जो प्रोडक्शन ओवरहेड प्रोडक्ट वाइज बांट रहे हैं ना, वो जिस OAR पर, सर ये क्या गिवन कर दिया, प्री डिटरमिन रेट, और आपको पता है प्री डिटरमिन रेट तो OAR होता है। इसका मतलब कि जब आप डिपार्टमेंट वाइज ओवरहेड एलोकेट कर लेंगे और फिर प्रोडक्ट वाइज जाएंगे तो जो OAR यूज होंगे वो रुपीज 1300 अल्फा के लिए और 500 पर यूनिट बीटा के लिए, यानी कि उसने OAR हमें बना बनाया दे दिया, OAR बना बनाया दे दिया। फॉलोइंग एक्चुअल डेटा, कहता है एक्चुअल डेटा हमारे पास ये आ गया। इनडायरेक्ट लेबर, सर पैसे कहां तक आ रहे हैं, इनडायरेक्ट लेबर से लेकर डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट तक, यहां तक पैसे आ रहे हैं। आगे कॉस्ट ऑफ प्लांट है, तो कॉस्ट ऑफ प्लांट इनको पोर्शन नहीं करना सर, इनडायरेक्ट यहां से लेकर यहां तक, इनडायरेक्ट लेबर से लेकर डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट तक क्या करेंगे, पोर्शनमेंट करेंगे, कर लेंगे, ठीक है। वहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, डिपार्टमेंट वाइज ओवरहेड आएगा। तो जब डिपार्टमेंट वाइज ओवरहेड आएगा वहां से प्राइमरी और सेकेंडरी पोर्शनमेंट करेंगे, क्यों, क्योंकि क्वालिटी कंट्रोल और लॉजिस्टिक्स ये दोनों सर्विस डिपार्टमेंट है। सेकेंडरी पोर्शनमेंट करने के बाद डिपार्टमेंट वाइज टोटल ओवरहेड आ जाएंगे, उनको प्रोडक्ट वाइज क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करके अल्लाह हाफिज वाल को कह देंगे, ठीक है। रिक्वायरमेंट ये पढ़े, कंप्यूट प्रोडक्ट वाइज एक्चुअल ओवरहेड फॉर अल्फा एंड बीटा। कहता है प्रोडक्ट वाइज, सर डिपार्टमेंट वाइज या प्रोडक्ट वाइज, प्रोडक्ट वाइज, कहता है प्रोडक्ट वाइज अल्फा और बीटा के ओवरहेड्स की कैलकुलेशन कर दो, ठीक है। स्टार्ट हो जाए, करें जरा 5 मिनट लगाएं, सवाल स्टार्ट करें, फिर मैं आपका साथ देता हूं। जी बच्चों, प्राइमरी पोर्शनमेंट हुई कोई, चारों को बांटना है यार, इनडायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री रेंट, पावर, डेप्रिसिएशन प्लांट, बस इन चारों को बांटना है। तो प्राइमरी पोर्शनमेंट हो जाएगी, उसके बाद सेकेंडरी पोर्शनमेंट करनी है। करे करे शाबाश, हिम्मत करे। जी बच्चों, सर प्राइमरी और सेकेंडरी पोर्शनमेंट डन, आ जाए सर, आ जाए आ जाए, सॉल्व करते हैं। हमारे पास कॉमन एक्सपेंसेस पहला इनडायरेक्ट लेबर है, ठीक है। अच्छा इनडायरेक्ट लेबर चेक करें, ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसे ही है, वो गिवन ही है। तो आ जाए जरा, तो इनडायरेक्ट लेबर में जो सूटेबल बेस होगी, सर वो सूटेबल बेस हमारे पास क्या ऑलरेडी हमें गिवन है, ऑलरेडी गिवन है। अच्छा जी, ये तो हमारे पास गिवन आ गया, ठीक है, इसकी कोई टेंशन नहीं है। फैक्ट्री रेंट पे आ जाए, फैक्ट्री रेंट टोटल कितना है सर, 2 और बोले वाले 2 मिलियन, 2 मिलियन है, ठीक है। अच्छा रुपीज इन 1000 चल रहा है, तो यहाँ पे बेशक लिख लीजिएगा कि रुपीज इन 1000 चल रहा है, ठीक है बच्चों। अच्छा फैक्ट्री रेंट हमारे पास 2000 है। अब फैक्ट्री रेंट की सूटेबल सर बेस बता दें क्या बनेगी, यहाँ से फैक्ट्री रेंट, वेल डन सर। फैक्ट्री रेंट है तो फ्लोर एरिया, तो फ्लोर एरिया इज माई सूटेबल बेस। अच्छा जी, तो फैक्ट्री रेंट के लिए आ गया फ्लोर एरिया। सर फ्लोर एरिया के ऊपर टोटल हमारे पास 20,000 है, ठीक है। तो बताएं फैब्रिकेशन, फिनिशिंग, क्वालिटी, लॉजिस्टिक में क्या क्या आएगा जनाब। पहले 5,000, 1,000, देन 200। पावर में आ जाए, पावर में आ जाए, और पावर में हमारे पास 1200 है, तो 1200 को हमने बांटना है, ठीक है टोटल। और जो इसकी बेस बनेगी वो क्या बनेगी, किलोवाट आवर, ठीक है। तो पावर ही लेंगे, ठीक है। तो इसकी जो बेस होगी वो किलोवाट आवर आ जाएगी, ठीक है। चलेंगे किलोवाट आवर आ गई। तो सर बांट के आंसर बताएं। एंड में यहाँ पे 200 रह गया था ना, 200, पहले 600, देन 480, देन 48, 72। डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट में आ जाए सर, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट में 9,000 है, तो 9,000 को हमने बांटना है किसमें, कॉस्ट में। और कॉस्ट हमारे पास किधर गई, ये कॉस्ट ऑफ प्लांट पड़ी है, कॉस्ट ऑफ प्लांट पड़ी है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ प्लांट पे आ जाए जनाब, और बताएं आंसर क्या आया पहले का, 4800,
देन 3000, देन 300, 900। सर यहां तो कोई टेंशन, सर यहां तो कोई टेंशन नहीं। और ये किधर गया यार, ये कितना था पीछे, क्वालिटी कंट्रोल कितना है 300। ठीक है सर, टोटल करें ज़रा जल्दी से जी, टोटल बताएं क्वालिटी कंट्रोल का टोटल, तीनों को बता दें मिशा। फैब्रिकेशन का टोटल कितना आया 7900, 7900। अच्छा आगे 5180, देन 1148, देन हाँ 1572। सर यहां तक कोई मसला, कोई टेंशन नहीं है। अब क्या आ गया सर, सर्विस डिपार्टमेंट को बांटने का वक्त हुआ चाहता है। सर बांट दें, सर इनको बांट देते हैं। आ जाए, पहले किसको बांट दें, क्वालिटी कंट्रोल को बांट दें या लॉजिस्टिक को बांट दें, जिस मर्जी को बांट दें कोई टेंशन नहीं होती। लेकिन हम देखते हैं कौन ज्यादा सर्विसेज दे रहा है। आए जरा सर, लॉजिस्टिक चेक करें, 60% फेब को दे रहा है, 35 फिनिशिंग को और 5 क्वालिटी कंट्रोल को। तो लॉजिस्टिक ज्यादा सर्विसेज दे रहा है, जो ज्यादा सर्विसेज देगा उसको सबसे पहले खत्म करेंगे। तो ठीक है, लॉजिस्टिक को खत्म करते हैं। आओ जो लॉजिस्टिक भाई, लॉजिस्टिक भाई, अच्छा जी टोटल कितना बांटना हमने, लॉजिस्टिक वाला 1572। सर इसको बांटना है इन तीनों में, किस रेशियो के ऊपर बांटना है 60, 35 और 5। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 60, 35 और 5%। सर बांटने आंसर बताएंगे क्या आता 943। अच्छा जी 943 आ गया, देन 540 आ गया, 550 आ गया, कोई मसला नहीं, 79 आ गया। यहां तक टेंशन, ठीक है सर ये 0 हो गया। चलो तुम तो यहां से निकलो यार, तुम तो हो गए वो यार, ये 0 होने नहीं दे रहा, कमाल करते हैं ये लोग भी। चलो अल्लाह हाफिज, तुम हो गए 0। अच्छा अब जरा क्वालिटी कंट्रोल टोटल कितना हो गया 1227। सर 1227 को अब बांटना है। ठीक है, अब किसको बांटना है, क्वालिटी कंट्रोल। तो क्वालिटी कंट्रोल को बांटेंगे और किस रेशियो से 40-60। ओ दो ही रेशियो से, वाह 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 क्या बात है, 40 और 60। यार ये सारा सवाल आप लोगों ने खुद किया ना, माशाल्लाह छा गए यार आप लोग, वेल डन वेल डन। सर बांटे 1227 को 40 और 60 में, 491। दूसरे वाला 736, वेल डन। सर इसी खुशी में टोटल मार दें, फैब्रिकेशन का टोटल बता दें, फिनिशिंग का टोटल बता दें और क्वालिटी कंट्रोल का टोटल हरगिज़ ना बताइएगा। सर ये तो 0 हो गया, ये ऑलरेडी 0, ओ 0 कर दे। अच्छा जी फैब्रिकेशन का टोटल 9334, तो 9334 आ गया। फैब्रिकेशन का, फिनिशिंग का 6466। सर यहां तक कोई टेंशन है तो मुझे बता दें, पक्की बात है। अच्छा अब क्या हुआ सर, अब 9334 को और 6466 को किस में बांट देना है, अल्फा में बांट देना है और बीटा में बांट देना है। किस पे बांट देना है, अल्फा में और बीटा में। तो हम इसको बांट देंगे सर हाँ टेबल से कर रहे हैं सर, अल्फा और बीटा को हमने बांट देना है। ठीक है, अब अल्फा और बीटा में बांटने के लिए आ जाए जरा, इसी टेबल को कंटिन्यूटी में चला सकते हो, चला लो, नहीं तो यहां से क्या करें, इसको यहां से उड़ा दें। बेहतर ये कि नया टेबल बना लो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, वरना गड़बड़ हो जानी है, आप लोगों से चीज़ें मैनेज हैंडल होनी नहीं है। अच्छा जी यहां पर आ जाए, सब कुछ सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, एलोकेशन आ जाएगी, बेस आ जाएगी, टोटल आ जाएगा। लेकिन अब की बार दो प्रोडक्ट्स हो जाए, अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा दो प्रोडक्ट्स हमारे पास रह जाएंगे। ठीक है, अच्छा जी एलोकेशन आ जाएगी यहां पे सबसे पहले, देन हमारे पास बेस आ जाएगी, देन टोटल अमाउंट आ जाएगी और
अल्फा और बीटा दो प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, अल्फा आ गया हमारे पास और बीटा आ जाएगा, अल्फा आ गया और हमारे पास बीटा आ गया, ठीक है। अच्छा, इन दोनों को अब हमने सूटेबल बेस के ऊपर बांट देना है। इन दोनों की डिस्ट्रीब्यूशन के अपोर्शनमेंट की रेशियो चेक कर लेते हैं क्वेश्चन से क्या है। आए ज़रा यहाँ पे जी, रेशियो फाइंड करें कि हमने अब जो टोटल ओवरहेड्स हैं उनको अल्फा में और बीटा में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। सर उनकी रेशियो बताएं क्या है? सर ये 70-30 और ये 60-40 यूज करेंगे। कह रहा है ओवर वर्क फॉर अल्फा। सर अल्फा को बनाने के लिए, या इस तरह कर ले, फैब्रिकेशन 70% अल्फा के लिए काम करता है और फैब्रिकेशन 30% बीटा के लिए काम करता है। इसी तरह फिनिशिंग वाले 60% अल्फा के लिए, 40% बीटा के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। डन बच्चों, आ जाए ज़रा। तो सबसे पहले हम किसको डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं सर? फैब्रिकेशन को, फैब्रिकेशन को, ठीक है। चलो फैब्रिकेशन वाले भाई तुम्हारा नंबर आ गया बांटने का, तो फैब्रिकेशन को हम बांट देते हैं। अच्छा, अब फैब्रिकेशन को जब हमने बांटना है तो इसकी बेस क्या है, उसने बेस हमें गिवन की हुई है, ठीक है। अच्छा जी, बेस पर आ जाए। बेस क्या है फैब्रिकेशन के लिए? 70% अल्फा का, 30 बीटा का। तो सर 70% अल्फा का, 30% बीटा का। और व्हाट्स टोटल अमाउंट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड? 9334। ये 9334 को बांट दिया अल्फा और बीटा में। बताएं आंसर कितना आता है? सिक्स 6539, हाँ 6534, 2800 आ गया। यहाँ तक कोई टेंशन? ठीक है। फिर हमने फिनिशिंग वालों को डिस्ट्रीब्यूट करना है। और जो फिनिशिंग वालों, और तुम्हारी परसेंटेज क्या है फिनिशिंग की? 60-40, 60 अल्फा की, 40 बीटा की। तो तुम्हारी परसेंट है 60 और 40, तो 60% देन 40%, और टोटल अमाउंट कितनी है? 6466 आ गई। तो ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करें जी बच्चे। 3880 अल्फा आ गया और बीटा 2586, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गए बच्चों। अब इनको टोटल कर दो जरा, तो यहाँ पे फाइनल हमारे पास ओवरहेड्स आ जाएंगे प्रोडक्ट वाइज। तो प्रोडक्ट वाइज फाइनल ओवरहेड चेक करेंगे, आते हैं हमारे पास। वन जीरो 10414 और 7 अलम्स आया 5386। तो यहां पर आ जाएगा 5386। ये 538, ये हमारे पास सर एक्चुअल ओवरहेड्स आ गए। ये क्या आ गए? एक्चुअल ओवर, हाँ अच्छा 5386, 5386 सर। इनका नाम क्या? दिस इज दी एक्चुअल ओवरहेड फॉर ईच प्रोडक्ट, एक्चुअल ओवरहेड फॉर ईच प्रोडक्ट। ये हर एक प्रोडक्ट के कौन से आगे? एक्चुअल प्रोडक्ट आगे। कैसे पता चला एक्चुअल प्रोडक्ट है? क्योंकि ये जो सारा डेटा मैंने लिया सर ये एक्चुअल डेटा था। चेक करें, फॉलोइंग कौन सा डेटा? फॉलोइंग एक्चुअल डेटा है ना। तो असल में ये एक्चुअल हमारे पास क्या आ गए? ओवरहेड्स आ गए। तो एक्चुअल ओवरहेड कितने हैं? 10414 अल्फा का और 5386 बीटा का। ऐसे है, यहां तो कोई टेंशन? अच्छा, फिर ये वाला उसने ओआर किस लिए दिया था? ये ओआर क्यों दिया था सर? ये बजटेड ओआर यानी कि अप्लाइड एफर्ट कैलकुलेट करने के लिए उसने ये ओआर दिया हुआ था। यहां से हम अप्लाइड ओवरहेड कैलकुलेट करेंगे और अभी हमने एक्चुअल ओवरहेड कैलकुलेट कर लिया। इन दोनों का मुकाबला करके अंडर ओवर अप्लाइड निकालेंगे, अंडर ओवर एब्जॉर्ब या अंडर ओवर अप्लाइड एफर्ट कैलकुलेट कर लेंगे। यहां तो कोई टेंशन? तो फिर ये जिसने ओआर कैलकुलेट, ये जो ओआर गिवन किया है ये किस लिए गिवन किया? फॉर व्हाट पर्पस? फॉर व्हाट पर्पस? हालांकि पहले सवालों में हम ये सॉल्व करते थे, आज उसने गिवन कर दिया। क्यों गिवन किया? ताकि हम अंडर या ओवर एब्जॉर्ब्ड कैलकुलेट कर सकें, इस वजह से उसने हमें दिया, ठीक है। अब जल्दी से अंडर और ओवर एब्जॉर्ब की कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद लास्ट रिक्वायरमेंट हमारी रह जाएगी
प्रिपेयर कौन सी एंट्री, जर्नल एंट्री। कहता है अंडर और ओवर अप्लाइड की जर्नल एंट्रीज, अप्लाइड ओवरहेड की एंट्रीज बताओ और फिर अंडर और ओवर एब्जॉर्ब की भी एंट्री हमें बता दो। ठीक है सर, पार्ट ए 10 नंबर तो हमारी पॉकेट में आ गए। हमने प्रोडक्ट वाइज एक्चुअल ओवरहेड्स कैलकुलेट कर लिए। तो ये तो हमारे एक्चुअल ओवरहेड्स आ गए 10414 और 5386। अब मुझे क्या करना है, पार्ट बी करना है, और पार्ट बी में मुझे क्या करना है, सबसे पहले अप्लाइड एफएच कैलकुलेट करना है। डन बच्चों, ऐसे है। पार्ट बी में मुझे क्या कैलकुलेट करना है, अप्लाइड प्रोडक्शन ओवरहेड। ये अप्लाइड प्रोडक्शन ओवरहेड्स हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अच्छा अप्लाइड जो प्रोडक्शन ओवरहेड कैलकुलेट करना है, हमें अल्फा का भी करना है और अल्फा का भी करना है और बच्चों बीटा का भी करना है। ठीक है, करें जरा अप्लाइड एफएच कैलकुलेट। एक मिनट आपके पास, फिर मैं करता हूँ। जी बच्चों, अप्लाइड एफएच के लिए हाथ तो हमारा, प्लीज बच्चों थोड़ा सी एफर्ट कर लिया करें। बाकी आपको पता है मैंने तो करवाई देना है, और मैं जब मैं कराऊंगा तब तो कुछ चीजें आई जानी है आपको इंशाल्लाह। लेकिन बेहतर ये कि थोड़ा सा हाथ पाँव मार के कुछ ना कुछ तो लिखे आप लोग। ठीक है, अच्छा अब मैंने क्या करना है, अप्लाइड एफएच, अप्लाइड प्रोडक्शन ओवरहेड कैलकुलेट करना है। डन बच्चों, अच्छा अप्लाइड प्रोडक्शन ओवरहेड कैलकुलेट करना है अल्फा का और बीटा का। हमें कंबाइन कैलकुलेट करना था, क्या करना था बच्चों, कंबाइन अल्फा प्लस बीटा, इसका हमें कंबाइन चाहिए होता है। ठीक है, अच्छा अप्लाइड प्रोडक्शन ओवरहेड का फॉर्मूला क्या होता है, अप्लाइड प्रोडक्शन ओवरहेड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एक्चुअल यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय OAR पर यूनिट। ये अप्लाइड एफर्ट यहां से आता होता है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यहां से आ जाएगा हमारे पास अप्लाइड ओवरहेड। ये अप्लाइड ओवरहेड का फॉर्मूला हो गया। सारी इसका मुकाबला किससे करवाऊंगा, एक्चुअल ओवरहेड से करवाऊंगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, अंडर या ओवर आ जाएगा। डन, क्लियर। अच्छा जी, अब हमें यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, तो कैलकुलेशन कंबाइन भी कर सकते हो, अलग अलग भी कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। सबसे पहले हम चलते हैं एक्चुअल यूनिट अल्फा के। सर अल्फा कितने बनाए, सर अल्फा कितने बनाए, 8000 ऑफ यूनिट्स ऑफ अल्फा। ये एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस किए, वर प्रोड्यूस्ड। एक्चुअल कितने बनाए अल्फा के, 800। तो अल्फा के लिए क्या आ जाएंगे, 800 एक्चुअल यूनिट है, सॉरी 8000 था, ओके 8000 अल्फा के यूनिट्स हो गए, मल्टीप्लाई बाय अल्फा का OR चेक करो, वो ऊपर गिवन था, सारी ऊपर गिवन है। अल्फा का 1300, ऐसे ही है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 1300 से, कर दिया सर, ये अल्फा का आंसर आ जाएगा। डन, कोई टेंशन नहीं। इसमें ऐड कर दूंगा बीटा। अच्छा बीटा का एक्चुअल यूनिट, बीटा कितने बनाए एक्चुअल में, 10,000 बीटा बनाए, और इनका OR कितना है बीटा का, 500। तो आगे क्या करूंगा, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 500। तो ये हमारे पास अप्लाइड एफएच आ जाएगा। चलो बताएं अप्लाइड एफएच कितना आता है। $15400 रुपीज इन 1000 चल रहा है हमारा शुरू से ही, सही है। तो वो रुपीज इन 1000 रखो, तो ये मैंने लिख लिया। यहां तक कोई टेंशन, क्लियर। अप्लाइड एफएच में कोई टेंशन। सर एक्चुअल एफएच कितना है अल्फा और बीटा का, सर एक्चुअल एफएच अल्फा और बीटा कितना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को ऐड कर दो यार। कितना आ गया, 15800। एक्चुअल एफएच दोनों को ऐड किया तो बन गया 15800। डन बच्चों, तो यहां पर कितना आ जाएगा, 15800 आ गया। डन बच्चों, कोई टेंशन। अब बताओ अंडर एब्जॉर्ब्ड आया या ओवर एब्जॉर्ब्ड आया, अंडर या ओवर, अंडर या ओवर, सर अंडर या ओवर, अंडर। सर हमने कितना सोचा, हमने कहा 15,400 के ओवरहेड लगने, सर हकीकत में 15,800 के ओवरहेड लगे। इसका मतलब हमने कितने से कम ओवरहेड लिखे हुए, मुझे 400 को 800 में कन्वर्ट करना है, यानी कि 400 से 800 में जाना है। कैसे जाऊंगा सर, प्लस करूंगा 400, तो ही 15,400 को 15,800 में कन्वर्ट कर पाऊंगा।
इसका मतलब हमने ज्यादा सोचा, खर्चा कम सोचा था, कम सोचा था, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर एब्जॉर्ब्ड हो जाएगा, ये अंडर एब्जॉर्ब या अंडर अप्लाइड हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, कुछ टीचर जो हैं वो एक्चुअल ओवरहेड को टारगेट करके अंडर या ओवर समझाते हैं, तो आपने उसी तरीके से अपने टीचर के मुताबिक चलना है। मैं क्या करता हूं, अप्लाइड एफओएच को टारगेट करके चलता हूं। ठीक है, मैं अप्लाइड का मुकाबला एक्चुअल से करवाता हूं। यहां से डन। तो इसका मतलब रिक्वायरमेंट बी में एक्चुअल प्रोडक्शन ओवरहेड की कैलकुलेशन करनी थी अप्लाइड की, तो अप्लाइड की कैलकुलेशन ये हमने कर ली 15,400। डन बच्चों। अब चलते हैं नेक्स्ट रिक्वायरमेंट पर। पार्ट बी में ये करना है जर्नल एंट्री। सर जर्नल एंट्रीज करनी है। डन। चले जरा जर्नल एंट्रीज करते हैं। ये पार्ट बी है। पार्ट बी में अंडर ओवर अप्लाइड हो गया ना, अब उनकी जर्नल एंट्रीज करनी है दोनों की। अच्छा जी, पार्ट बी आ गया। पार्ट बी में और हमारे पास रह गया जर्नल एंट्रीज, दोनों की करनी है जर्नल एंट्रीज। ठीक है, यहाँ पे हमने 1 और 2 की कैलकुलेशन कर लिया। यहाँ पे हमने क्या किया, 1 भी कैलकुलेट कर लिया और अंडर और ओवर एब्जॉर्ब यहाँ पर आ गया। असल में ये आ गया 1 और ये आ गया हमारे पास 2। ठीक है, अब दोनों की जर्नल एंट्रीज कर लेते हैं। याद रखिएगा जो अप्लाइड ओवरहेड है ना, ये जर्नल एंट्री में ये वर्क इन प्रोग्रेस का हिस्सा बनता है। अप्लाइड प्रोडक्शन ओवरहेड किसका हिस्सा बनता है, वर्क इन प्रोग्रेस का। ये बात याद रखनी है। तो अप्लाइड ओवरहेड, ये जो अप्लाइड ओवरहेड ये कहां पे जाएगा बच्चों, वर्क इन प्रोग्रेस में जाएगा। तो जो इसकी एंट्री बनती है, क्योंकि ये वर्क इन प्रोग्रेस में जाता है, तो वर्क इन प्रोग्रेस या वर्क इन प्रोसेस डेबिट एफओएच कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा बाय अमाउंट ₹15,400 और यहां पे 15,400। ये हमारे पास अप्लाइड एफओएच की जर्नल एंट्री होती है। वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट और एफओएच कंट्रोल क्रेडिट, ये अप्लाइड एफओएच की एंट्री होती है। यहां तक कोई टेंशन। सेकेंड एंट्री हमारे पास थी अंडर या ओवर एब्जॉर्ब की। सेकेंड एंट्री कौन सी करनी है, अंडर या ओवर एब्जॉर्ब की। तो अंडर ओवर एब्जॉर्ब की एंट्री चेक कीजिएगा, क्योंकि हमारे पास अंडर एब्जॉर्ब्ड है, तो अंडर एब्जॉर्ब की एंट्री सुन लें। अंडर एब्जॉर्ब का मतलब क्या है, आपको पता है कि ये जो ओआर की कैलकुलेशन है ये ओवरहेड की कैलकुलेशन है और फिक्स ओवरहेड की कैलकुलेशन है, सही है। इसका मतलब जब हमने कॉस्ट ऑफ सेल कैलकुलेट की होगी तो हमने कॉस्ट ऑफ सेल में 15,400 लिखा होगा, एक्चुअल में 15,400 नहीं 15,800 आना था। कह सकता हूं मैंने कॉस्ट ऑफ सेल में 400 कम रिकॉर्ड किया। कॉस्ट ऑफ सेल एक एक्सपेंस है। कॉस्ट ऑफ सेल की नेचर क्या है, डेबिट नेचर है। कॉस्ट ऑफ सेल की नेचर क्या है, डेबिट नेचर, एक्सपेंस नेचर, एक्सपेंस की नेचर डेबिट होती है। कह सकता हूं मैंने कॉस्ट ऑफ सेल को 400 से कम लिखा हुआ है, तो कॉस्ट ऑफ सेल को जब 400 से बढ़ाऊंगा तो कॉस्ट ऑफ सेल क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। तो कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट हो जाएगी और एफएच कंट्रोल अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, क्रेडिट हो जाएगा। क्या बच्चों ये बात समझ आई मेरी, नहीं समझ आई, नहीं समझ आई, दोबारा समझाऊं और आ गई। जब अंडर एब्जॉर्ब्ड होगा तो सर कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट हो जाएगा और एफओएच कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा बाय ₹400 और बाय ₹400। अच्छा, एग्जामिनर ने कहीं नहीं कहा कि ये जो अंडर और ओवर एब्जॉर्ब्ड है ये कॉस्ट ऑफ सेल में जाएगा, नहीं कहा हुआ, सही है। तो याद रखेगा बाय डिफॉल्ट ये कॉस्ट ऑफ सेल में ही जाता है। ठीक है, समटाइम एग्जामिनर कहता है अंडर ओवर एब्जॉर्ब को कॉस्ट ऑफ सेल में ना लेके जाओ, इसको इनकम स्टेटमेंट में ले जाओ। तो समटाइम ये इनकम स्टेटमेंट भी जा रहा होता है। अगर कभी इनकम स्टेटमेंट में जा रहा हो तो टेंशन लेनी नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऊपर ऊपर, हाँ सर ये देखा, अच्छा सवाल पढ़ने की नतीजा। सर उसने कहा एनी अंडर ओवर एब्जॉर्ब वर एडजस्टेड टू कॉस्ट ऑफ सेल। सर कॉस्ट ऑफ सेल में करनी है, क्योंकि नॉर्मली ओवरहेड कॉस्ट ऑफ सेल का हिस्सा बनता है, तो बाय डिफॉल्ट हम इसको कॉस्ट ऑफ सेल में लेके जाते हैं। लेकिन अगर वो ये कह देता एडजस्टेड टू इनकम स्टेटमेंट, तो फिर मैं कॉस्ट ऑफ सेल की जगह इनकम स्टेटमेंट लिखता, सही है। तो सर अभी फिलहाल मैं इनकम स्टेटमेंट को रिमूव कर रहा हूं, क्योंकि एज पर रिक्वायरमेंट कॉस्ट ऑफ सेल को अंडर ओवर एब्जॉर्ब चार्ज करूंगा। और अगर यहाँ पे ओवर एब्जॉर्ब होता तो इस एंट्री को क्या कर देता, रिवर्स कर देता। सर यहां पर हमारा फुल फ्लैज ये सवाल हो गया कंप्लीट।
कोई टेंशन? पक्की बात है? ठीक है, चलो अपना ख्याल रखिएगा। और जो 2 सवाल मैंने होमवर्क में दिए हैं सर वो लाजमी 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 करके आने हैं। अब मेरा ओवरहेड कंप्लीट हो गया सर, मेरा ओवरहेड चैप्टर क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब कल से मैंने नया चैप्टर स्टार्ट कर देना है। कल से मैंने क्या करना है? नया चैप्टर स्टार्ट कर देना है। और जो जो आप होमवर्क मुझे दिखाएंगे और उसमें जो मसला मसाइल आएगा सर वो मसले मसाइल मैं डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, अब मेरी तरफ से 100% चैप्टर डन। आप लोग पास पेपर के क्वेश्चन में चेक करवाएंगे और फिर मैं बस सॉल्व करूंगा, चेक करूंगा। वो जो मैंने कल होमवर्क करना है वो मैं डिस्कस कर लूँ। अच्छा, और एक और बच्चा सुन लें, जो बच्चे ये ऑनलाइन लेक्चर ले रहे हैं यूट्यूब पर, तो बच्चों क्योंकि ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही होती है, ठीक है, चलो मेरे वाले बच्चों को तो समझ आ रही ना, क्योंकि मेरे साथ वो लाइव बैठे होते हैं। तो अब आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही, तो बिल्कुल हर एक बच्चे ने कमेंट्स में बता देना कि सर ये इस तरह से समझ हमें आ रही होती है। ठीक है, उससे फ़ायदा क्या होता है कि मुझे एक फीडबैक मिल जाता है कि जो करवाया जा रहा है वो आप तक सही पहुंच रहा है और आपको समझ आ रही है। तो मुझे लाजमी हर एक बच्चा मेंशन कर दे कमेंट्स में कि सर समझ आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।